न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसका रिवर्स, आफ्टरनून सर। बेसिकली रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब सॉल्ट को वाटर से इंटरेक्ट कराएंगे और ये अपने एसिड और बेस में टूटेगा, दिस इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिर्फ उस सॉल्ट की होती है जिसमें एक वीक पार्टनर हो, मतलब या तो वीक एसिड हो या वीक बेस हो या दोनों ही वीक हो, एसिड भी वीक हो बेस भी वीक हो। लेकिन अगर वीक पार्टनर कोई भी नहीं है, मतलब वो सॉल्ट है दो स्ट्रॉन्ग पार्टनर से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको याद रखना है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज, दे आर ओनली हाइड्रेटेड। मतलब क्या है, ये है NaCl। बेटा NaCl एक सॉल्ट है, ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो पानी में डिसॉल्व करने पे ये बनेगा NaOH, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बच्चों अगर हम इसकी आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी आयनाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी 100% आयनाइज हो जाएगा। और जो आयन दोनों तरफ कॉमन है वो हट जाएंगे, ये आयन हट गए और हटने के बाद हमें सिर्फ ये दिख रहा है वाटर टूट रहा है H आयन और OH आयन। दैट मीन्स जब आपने NaCl को पानी में घोला तो सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जितने H आयन बनेंगे उतने ही OH आयन बनेंगे। H आयन OH आयन बराबर होने की वजह से सोल्यूशन न्यूट्रल। और जो फाइनल इक्वेशन आ रही है उसमें ना तो Na है ना ही Cl है, मतलब कोई भी आयन वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि यहाँ सॉल्ट का कुछ हुआ ही नहीं, सॉल्ट का कुछ नहीं हुआ, उसके आयन तो सिर्फ हाइड्रेटेड रहे, पानी के साथ मिल के रहे, दैट इज हाइड्रेटेड रहे। तो बच्चों पहला पॉइंट आप कॉपी में लिखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, salt of strong acid and strong base, strong acid and strong base never hydrolyze, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है, their ions are their ions are hydrated, ये सिर्फ पानी इनके चारों ओर आ जाता है और ये हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base never hydrolyze, their ions are hydrated। तो बच्चों कॉपी में आपको पहला पॉइंट आना चाहिए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं होती अगर दोनों ही पार्टनर, मतलब सॉल्ट से बनने बाद हाइड्रोलाइज के बाद एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती। बोलो बच्चों पहला पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर है पहला पॉइंट कि अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसको हम हाइड्रेटेड कहेंगे। मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, गुड। तो ये आपने लिख लिया होगा कि ये एक सॉल्ट था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और सारे आयन दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में सिर्फ वाटर का ही आयनाइजेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए, तो चार हाइड्रोलिसिस होंगी, चार में से पहली थी जब सॉल्ट में दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी और बेस भी, तो ये हाइड्रोलिसिस हमें नहीं पढ़नी है या नहीं होती है। अगली हेडिंग बच्चों लिखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब हम किसकी हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, मैं ये आपको कंप्लीट पढ़ा दे रहा हूं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बस आपको बाद में फॉर्मूले याद करने हैं वैसे तो, बट आप पूरा समझिए। बच्चों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में एग्जाम्पल हमने ले लिया NH4Cl।
अब ये NH4Cl बेटा पानी से इंटरेक्ट करके बना रहा है NH4OH और साथ में HCl। अब बच्चों अगर याद आ गया हो पिछली बार की तरीके से, जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयनाइज हो जाएगा। तो NH4Cl ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ऑब्वियसली HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयनाइज है। तो मैं आयनाइज दोबारा लिखूंगा नहीं, बस मैं यहाँ दिखा दूंगा ये प्लस माइनस में और ये प्लस माइनस में टूटेंगे, और जो भी आयन कॉमन है वो हटा दोगे, तो Cl आयन कॉमन है वो हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ बचा क्या, आपके पास बचा है NH4 आयन वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है और NH4OH बन रहा है और H आयन बन रहा है। ये इक्वेशन आपके लिए मेन है या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी हाइड्रोलिसिस जिसमें एक कैटाइन वाटर से इंटरेक्ट करे, कैटाइन वाटर से इंटरेक्ट करे, वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है बच्चों कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो इस हाइड्रोलिसिस को हम कहेंगे कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। और बच्चों साफ दिख रहा है कि बाद में H आयन मौजूद है। अगर H आयन बाद में मौजूद है तो बाद का मीडियम एसिडिक ही होगा, और अगर मीडियम एसिडिक है तो pH गारंटेड 7 से कम होगी। तो ये याद रखना है कि अगर सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस को कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे, और बाद का सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो pH 7 से कम होगी। ठीक है बच्चों, अब यहां से अभी दो वर्ड आ गए, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, pH लेस देन 7। अब इसके बाद यहाँ 3 फॉर्मूले डेवलप करने हैं। देखिए बेटा, पहला फॉर्मूला, बच्चों मान लो हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की तरफ जा रहे हैं, KH और KW में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सपोज ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो कहलाएगा KH, ठीक है। मतलब जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम हमने KA रखे थे, KB रखे थे, तो यहाँ का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कहलाएगा। बच्चों एक इक्वेशन ये है, NH4OH टूटेगा और ये बनाएगा NH4 आयन और OH आयन, और ऑब्वियसली इस इक्वेशन के कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb कहेंगे। कॉमन सेंस है, ठीक है, याद आ रहा होगा, बेस के लिए हम Kb वर्ड यूज करते हैं। और बेटा ये जो वाटर टूट रहा है, वाटर देगा H आयन और OH आयन, और इसके लिए हम Kw कहते हैं। क्या आप चेक करो, इस इक्वेशन को कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस वाली को फर्स्ट कह दूं, NH4OH को सेकंड कह दूं और वाटर को थर्ड कह दूं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि पहली दो इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो तीसरी इक्वेशन बन रही है? जरा चेक करिए, मैं इस कैटाइनिक वाली इक्वेशन को फर्स्ट कह रहा हूं और अगली इक्वेशन को सेकंड और उसके अगली को थर्ड, तो क्या फर्स्ट और सेकंड ऐड करूं थर्ड इक्वेशन बन रही है? देखते हैं, ये NH4OH और ये NH4OH कट जाए, ठीक है, गुड। ये NH4 आयन, ये NH4 आयन कट गए, वेरी गुड। बचा क्या, यहां से वाटर बचा, यहां से H बचा और यहां से, यानी पहली दो इक्वेशन ऐड करने पे तीसरी इक्वेशन बच्चों बन रही है। और अगर पहली दो इक्वेशन ऐड करने पे तीसरी बन रही है तो हम ये कह सकते हैं KH into KB is equal to KW। याद आया बच्चों, हमने क्या कहा था? हमने कहा था अगर इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन प्लस होते हुए दिखेंगी तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली दो इक्वेशन को ऐड करने पे तीसरी बन रही है, तो बेटा पहली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, दूसरी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB है, तो KH और KB का मल्टीपल KW के इक्वल। फिर भी मैं बच्चों ये कहूंगा आप इसे ऐसे याद करिए कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ये ऐसे याद करिए, ज्यादा इजी या ज्यादा आसानी से मैं आपको याद करा लूंगा। तो आपको KH का फॉर्मूला मिल रहा है KW अपॉन KB। तो KH का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ से, KW बाई KB।
फिर से बता रहे हैं स्टार्टिंग से, हेडिंग हमारी चल रही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहला पॉइंट होता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स है, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंडोथर्मिक। फिर हमने दूसरा पॉइंट कहा कि हाइड्रोलिसिस में अगर दोनों के दोनों पार्टनर बच्चों स्ट्रॉन्ग होंगे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। इज इट क्लियर? अगर बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग ही बेस हो तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती। उनमें उस केस में हम कहते हैं हाइड्रेटेड है, ये सॉल्ट हाइड्रेटेड होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब हमने स्टार्ट की हेडिंग पढ़ना, पहला हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो एक बार एक कॉमन सेंस लगा के सोच लो, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो घुलने के बाद एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग, बेस बनेगा वीक। भैया जो स्ट्रॉन्ग है वही ज्यादा टूटेगा, वही आयन ज्यादा होंगे, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एच आयन ज्यादा होंगे, और बेटा अगर एच आयन ज्यादा होंगे तो मीडियम एसिडिक होगा। तो याद रखना आसान है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलाइज कराया जाएगा तो बात का मीडियम एसिडिक होगा, और एसिड में हम पीएच कहते हैं 7 से कम होगी, वो अभी निकले ही कैसे। जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो वाली हाइड्रोलिसिस हमारी कहलाती है कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, या हम कहें बेस जब वीक होता है, क्योंकि ये बेस से आयन आता है कैटाइन, तो वो वाली हाइड्रोलिसिस कहलाती है कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हम सरल भाषा में कहते हैं ए फॉर एसिड, ए फॉर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। और एसिड मतलब जब वीक एसिड होगा तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है, और वीक बेस है तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है। तो इसके लिए हम कई बार अलग अलग वर्ड बनाते हैं, जैसे हमने एक वर्ड बना रखा था पहले WBC। ठीक है, बायो वाले बच्चे वर्ड समझते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ कहते हैं वो, कार्बोसेल्स। तो WBC वर्ड में क्या है कि अगर वीक बेस है तो वो हाइड्रोलिसिस हमारी कहलाएगी कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये याद रखना आसान हो जाता है कि ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है क्योंकि यहाँ का बेस वीक है। अब बेटा पीएच 7 से कम है। अब हमें अगला पॉइंट ये याद करना है कि ये जो 3 इक्वेशन लिखी थी, फिर उसमें ये आया था कि के एच और के बी को मल्टीप्लाई करें तो के डब्ल्यू आए, लेकिन मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ आपने ये लिख लिया होगा इतनी देर में, आपके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे? कि के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। है वही चीज लेकिन याद जल्दी हो जाएगी। तो बच्चों अगली बार से क्या याद रखना है कि एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी। तो बेटा हमने लॉजिक क्या लगाया है फिर से सुनो, इसीलिए तो स्टार्टिंग से रिवाइज कराया। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो हाइड्रोलाइज नहीं होती, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो हाइड्रोलाइज नहीं होती। तो ये कल्प्रिट कौन है, हाइड्रोलाइज कराने वाला नाटकी है कौन, किसकी वजह से हाइड्रोलाइज हो रही है? वीक की वजह से। हाइड्रोलाइज वीक की वजह से हो रही है। तो हर फॉर्मूले में वीक को याद रखना है। यहाँ वीक कौन है? बेस। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बेस वीक है। तो KH का जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम के डब्ल्यू बोले तो पानी, पानी डिवाइडेड बाई डिबो देंगे, उसके नीचे डिबो के लिखेंगे। किसे डिबोना है? पानी के नीचे किसे डिबोना है? जो वीक है। यहाँ वीक कौन था? इस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बेस वीक था, बेस वीक है तो के डब्ल्यू अपॉन के। अब बेटा जरा सोच, समझ में आया तुझे कि अगर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और वीक एसिड हो गया तो केएच का फॉर्मूला बता लोगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड हो गया, एसिड वीक हो गया, तो अगली बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो डिबो रहा है उसी को डिबो के दिखाओ, के डब्ल्यू अपॉन के। अगर दोनों वीक हो गए, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो KH इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाई बाई के बी। दोनों की वजह से डूब रहा है तो दोनों को नीचे दिखाना है, और दोनों को ही डिवाइड में दिखाना है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि प्लस याद आ गया होगा। आई होप सो। KH का फॉर्मूला आपको याद करना अब सरल लगेगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये था कि हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखिए, फिर उसमें हमने कह दिया भैया कौन सा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है और मीडियम एसिडिक है। फिर हमारा KH का फॉर्मूला आया। किसी बच्चों को KH के फॉर्मूले में दिक्कत, KH तक क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है तो 2 टाइप करो, जल्दी करो। KH क्लियर है, KW अपॉन KB आएगा। डन, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों
अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट क्या है? आई होप सो अगला पॉइंट आपको जल्दी समझ में आए। बेटा अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन से रिलेटेड या अल्फा से रिलेटेड। अगर मैंने मान लिया ये NH4OH 1 मोल शुरू में है, ये दोनों नहीं होंगे। 1 में से जितना पानी से इंटरेक्ट करेगा वो उसकी कहलाएगी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। तो वाटर तो कांस्टेंट है, उसे लेना ही है, तो हमने H मान लिया इंटरेक्ट कर रहा है। अगर H इंटरेक्ट कर रहा है तो 1 माइनस H बचेगा। बच्चों पहले एक वर्ड था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइज हुआ है। तो भैया ये आयोनाइज तो पूरा हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो आयन वाटर के साथ कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये कहलाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, अगर ये H इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ भी H बनेंगे, ये भी H बनेंगे। और आप पहले की तरह पढ़ चुके हैं, जरूरी नहीं इनिशियल 1 हो, इनिशियल जो भी कंसेंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले दिन से कहा है एक ही फॉर्मूला है, बस उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करेंगे। पहले अल्फा कहते थे, अब H कह रहे हैं। अब बच्चों के H का फॉर्मूला अगर कहा जाए तो आप KH का फॉर्मूला बोल रहे होंगे NH4OH into H आयन डिवाइडेड बाई NH4 आयन। भाई प्रोडक्ट ये दोनों है और रिएक्टेंट ये है, ये लिखेंगे। वाटर कांस्टेंट होता है बेटा, इसलिए नहीं लिखा जाता, वाटर उधर चला जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब बच्चों मैं अगर ये वाली वैल्यू पुट अप करूं CH CH और C1 माइनस H, तो ये कट जाएगा। तो मेरे बच्चों KH का फॉर्मूला CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H आ गया। तो अगर आपको याद आ गया तो ये तो वही है, कौन? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैसा ही तो आ गया बेटा। तो KH का फॉर्मूला CH स्क्वायर कह लो, या बच्चों आप कह सकते हो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या मान लिया, अल्फा 1 से बहुत कम है। अगर हम ये कह रहे हैं ये आयंस तो पानी में बहुत हैं लेकिन वो इंटरेक्ट बहुत कम कर रहे हैं, यानी ये वाला अल्फा 1 से कम है, तो हमारा फॉर्मूला रह गया KH इक्वल टू CH स्क्वायर। बोलो बेटा क्लियर है? तो अगर मैं इसे मिटा भी दूं, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने तो बस प्रूफ किया है। तो बच्चों क्या आपको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर ये क्लियर है कि यहाँ पहला काम आयनिक इक्वेशन लिखना है, दूसरा काम KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, यहाँ बेस वीक है तो KB, तीसरा काम KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर कहेंगे, यानी अगर मैं H की वैल्यू कहूं तो वो अंडर रूट KH अपॉन C कहोगे। अंडर रूट KH अपॉन C मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कंसेंट्रेशन इनवर्सली है, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसकी हाइड्रोलिसिस कम है, जिसकी कंसेंट्रेशन कम है उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा है। और चौथा पॉइंट अगर मैं कहूं H आयन कितने हैं बच्चे, तो बेटा H आयन अगर आपको याद आ गया, H आयन इज CH, है ना, CH। भाई H आयन कितने हैं अभी बताया था ना, सी अल्फा होता है तो उसको CH कहेंगे। और आप पढ़ चुके हो अंडर रूट के C कहलाते हैं आयन, तो अंडर रूट KH इंटू C कह सकते हो। और KH की जगह चाहो तो ये लिख सकते हो, तो KW अपॉन KB इंटू C, और पावर में मैंने हाफ लिख दिया, तो ये आ गया बेटा H आयन। जल्दी से चारों पॉइंट पढ़ के देखो, क्या H आयन तक आपको क्लियर है? तो फिर अगला और आखिरी CH बताऊंगा। क्या H आयन तक क्लियर है? क्या किया हमने बेटा, H आयन होते हैं C अल्फा या CH, और CH की जगह अंडर रूट K इंटू C कैसे आया, क्योंकि ये K अपॉन C था, ठीक है, इसलिए अंडर रूट K इंटू C। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलो बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ये अमोनियम आयन पानी में पड़े। अब 100 अमोनियम के आयन पानी में हैं, 100 के 100 पानी से रिएक्ट करके NH4OH तो नहीं बनाए, तो कितनों ने पानी से इंटरेक्ट किया, जितनों ने भी पानी से इंटरेक्ट किया वो चीज कहला रही है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कितने आयन पानी के साथ जुड़ के NH4OH तक पहुंचे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, उसे H का है। और किसी को कोई डाउट?
और ये जो हमने लिखा है वो √k/c होता है। बस हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो KH/c लिख दिया है, KH की जगह KW/kB लिख दिया, C की पावर। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से इसका सब पड़ा है, दैट इज pH। बोलो क्लियर? मिटाऊं? तो अब हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जिसे हम pH कह रहे हैं। ठीक है। और pH पढ़ाने के बाद फिर इन सबको दोबारा मैं एक बार लिख दूंगा शॉर्टकट करके। अब हमें pH देखनी है बेटा कैसे आएगी। बच्चों pH का तो फॉर्मूला एक ही होता है, जिसे बेस फॉर्मूला कहते हैं, वो तो एक ही कि pH इज -log H आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है बेटा, या log 1/H आयन, जैसे चाहे आप लिखें। और अब H आयन की जगह अभी हमने आपको डिस्कस कर ही लिया है कि हमें क्या लिखना है। H आयन की जगह हमें लिखना है KW/kB × C की पावर ½ ठीक है बच्चों। अब इस चीज को एक्सपैंड करना है, तो मैं ½ उठा के बाहर ले आया हूं, ½ बाहर ले आया हूं, बाहर ही माइनस साइन है, और अभी लॉग वाली चीजें अंदर ही है। तो मैंने log KW को KW लिखे रहने दिया है, -log KB लिख दिया है, और -log C लिख दिया है। ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, +log C लिख दिया है ना भाई। ये तो मैंने माइनस इसलिए लिखा था कि ये डिवाइड में था, ऊपर ले जाके रखा है। ठीक है। अब अगर माइनस अंदर ले जाऊं तो ये हो गया, माइनस अंदर ले गया मैं, तो ये ½ बेटा, ये हो गया -log KW। मैंने अभी माइनस अलग से लिख दिया, -log KB और -log C। ये बच्चों एक्चुअली -log KW को PKW कहते हैं, जैसे -log H आयन को PH कहते हैं, -log KW को PKW कहते हैं, -log KB को PKB कहते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं ½ विदिन ब्रैकेट PKW माइनस PKB -log C, ये इक्वेशन। फाइनली अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इन जनरल PKW 14 होता है, क्योंकि KW 10 की पावर -14 होता है, इसलिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर मैंने इसे 14 लिख दिया है तो 7 -½ PKB -½ log C। ये फाइनल इक्वेशन याद करनी है pH के लिए। pH की आपको फाइनल इक्वेशन जो याद करनी है वो है 7 -½ PKB -½ log C। ये आपको आखिरी इक्वेशन या ओवरऑल इक्वेशन ये याद है। ठीक है बेटा। तो अब हम इसके लॉजिक बनाते हैं और समझते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं क्या किया मैंने। pH का फॉर्मूला होता है -log H आयन। H आयन की जगह मैंने KW/kB, जो कि पीछे से था √kC, तो KH/C, KH की जगह ये और C ये ½ बाहर आ गया, और ½ बाहर आने के बाद ये log KW है। अच्छा, लॉग में कोई चीज डिवाइड में हो तो उसे ऊपर लाके लिखते हैं तो माइनस में लिख देते हैं, तो -log KB ऊपर लिख दिया, और ये तो मल्टीप्लाई था तो प्लस में ही रहेगा, +log। और अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ये वाला माइनस अंदर ले लिया, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ। फिर मैंने कहा -log KW के लिए एक टर्म है PKW, -log KB के लिए एक टर्म है PKB, और log C ऐसे ही। और फाइनली आंसर आ गया 7 -½ PKB -½। अब मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताता हूँ और बाकियों से रिलेशन बताता हूँ कि जल्दी हो जाएगा, है ना बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, या ये हेडिंग है pH ऑफ strong या salt hydrolysis of salt of strong acid and weak, है ना। ये वाला चाय का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ठीक है, जरा कोशिश करिएगा आप इसका अपोजिट या दूसरा सॉल्ट अपने आप कर लें, मैं साथ साथ लिखूंगा। ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इसका सॉल्ट, और मेरी क्या इच्छा है
कि आप यहाँ साथ साथ अपने आप सोचने की कोशिश कर दीजिए कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो है एक जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक एग्जांपल दिमाग में सोचना ही पड़ता है। जैसे मैंने NH4Cl सोचा, तो NH4Cl का यहाँ से Cl कट जाएगा, वाटर, और वाटर के बाद NH4OH और HCl, ठीक है बेटा। ये मैंने इक्वेशन एक लिख दी है, और यहाँ मैं Cl दोनों तरफ काटूंगा, और ये मुझे तुरंत दिख जाएगी कैटायन हाइड्रोलिसिस और pH लेस देन 7। तो एक वर्ड आएगा मेरा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और फिर आएगा pH इज 7 से, ठीक है। तो यहाँ की इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए, बाद में लिखूंगा अभी में, ठीक है। पहला बच्चों अब हमें देखना है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? pH का फॉर्मूला है। तो अब मैं वो चार इक्वेशन नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट बता रहा हूं। तो pH का फॉर्मूला बेटा क्या आएगा, Kw बटे कितने डिबोया बेस, वीक बेस, जो वीक था, तो जो भी वीक था वो नीचे आ गया। यहाँ का फॉर्मूला अपने आप समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट जनरली हम कहते हैं KH का फॉर्मूला, तो CH², और ये दोनों जगह सेम होता है, KH CH²। चौथा पॉइंट नहीं भी आप करोगे तो चलेगा, KH के बाद आयन H आयन जो कि CH होता है, जो कि √KH × C होता है, और CH की जगह चाहें तो आप ये पुटअप करके लिख सकते हैं कि Kw/Kv × C की पावर लिख सकते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बच्चों, इम्पोर्टेंट है pH। तो ये है पांचवा पॉइंट जिसका नाम है pH। तो बेटा pH क्या होगा? अब आप पहले पॉइंट को सुनिए यहां से, तो आपका दिमाग तेज चलेगा और याद है बेटा। लॉजिक लगा सकते हैं जिससे कि कोई डेरिवेशन हमें कभी करना ही ना पड़े, सीधा आंसर याद आ जाए एग्जाम में विदाउट एनी हजल एंड बजल, कोई प्रॉब्लम के बिना। तो हमने लॉजिक ये लगा रखा है कि यहाँ pH 7 से कम आएगी, pH 7 से कम आएगी जनरल केस के लिए, एक्सेप्शनल केस की बातें अलग है। pH 7 से कम क्यों? क्योंकि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हम बात करते हैं, उस समय Kw 14 होता है, उसका हाफ 7 होता है, तो pH 7 से कम आएगी। पहला पॉइंट ये, 7 से कम, अबे ये तो 7 है, तो माइनस करो ना, चलो भैया माइनस कर देंगे। 7 से कम pH आने के दो कारण हैं, दो, कॉमन सेंस लगाना, यहां से शुरू से कॉमन सेंस लगाओ। ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है, मतलब ये दो दोस्त हैं जिसमें से एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बहुत बुद्धि वाला इंटेलिजेंट है, दूसरा बेवकूफ है, बी फॉर बेवकूफ है, और एक इंटेलिजेंट एक बेवकूफ की दोस्ती, इनकी वजह से ये डूब मरे, जो डूब मरे पानी में हाइड्रोलाइज डूब मरे। इंटेलिजेंट की वजह से डूबते नहीं, डुबोता कौन है? ये जो बेवकूफ है उसकी वजह से डुबोया। तो डुबोने वाला कौन है बच्चों? बेवकूफ। अब बच्चों याद रखना कितना आसान हो गया कि डुबोने वाला बेवकूफ है ना। तो KH = KW/KB, जो भी बेवकूफ है वो डिवाइड में जाएगा, ठीक। pH 7 से कम आएगी, हाफ pKb। बोलो भैया ये याद हो गया? अरे भैया डूब रहे हैं तो आधी गलती तो इस बेवकूफ की है, जो भी वीक पार्टनर है आधी गलती उसकी है। क्या गलती है? हाफ pKb। पी वर्ड समझ में आ गया ना? हाँ, वही वाला पी। हाँ वेरी गुड। प्रेशर की यूनिट एक बार होती है, वहां पे भी कुछ पी वर्ड आता है, वही वाला पी है। तो आधी गलती तो इसके पीने की वजह से हो गई, सारे राज उगल दिए तुम्हारे।
अच्छा, आधी गलती और किसकी है? अगर तुम्हें इसने डिबोया है तो तुम्हारी कंसंट्रेशन में कौन से लॉक लगे हुए थे? तो आधी गलती तो वो भी है, तुम्हारी कंसंट्रेशन में भी तो लॉक लग गए थे। अरे भैया, अगर वीक वाला तुम्हारा दोस्त तुम्हें डुबो रहा था और तुम कुछ ना कर पा रहे हो तो तुम्हारी कंसंट्रेशन भी सही जगह पे नहीं है, इसका मतलब। तो आधी गलती उसकी है, उसके पीने की वजह से गलती है, और आधी गलती तुम्हारी कंसंट्रेशन की। बोलो क्लियर है? अब बच्चों जरा जल्दी जल्दी देखते जाओ, क्या ये क्लियर है? KH का फॉर्मूला KW अपॉन एसिड वीक है Ka। क्या ये तो सेम ही होता है, इसमें क्या कहना, CH²। ये भी सेम होता है, बस यहाँ OH आयन लिखने पड़ते हैं, और OH आयन ये आ गया KW अपॉन Ka इंटू C की पावर हाफ। भैया आखिरी बात, क्या pH 7 आएगी? स्ट्रॉन्ग बेस तो 7 से ज्यादा आएगी। 7 से ज्यादा आएगी तो 7 में 2 चीजें जोड़ेंगे। पहली बार 2 चीजें घटाई थी, अब 2 छोड़ेंगे। कौन कौन 2 जोड़ेंगे? हाफ pKa एंड हाफ log C। बोलो बच्चों, ये सारे रिलेशन क्लियर हैं या नहीं? क्लियर हैं तो 1 टाइप करो, नहीं है तो 2 टाइप करो, जल्दी। वेरी गुड। विजय क्लियर, निखिल क्लियर, मानसी क्लियर, संजना क्लियर, अभी क्लियर एंड वंशिका ऑल्सो क्लियर। बच्चा सारे बच्चों को ये रिलेशन क्लियर है, इसका मतलब ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो 5th पॉइंट या लास्ट पॉइंट लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमने यहाँ पहला पॉइंट नहीं लिखा था, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर ही है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या आना था बच्चों? पहले पॉइंट में आना था ये एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है और pH इज मोर देन 7 है। और एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हमें ऐसे लेना था, CH3CONA की वाटर से कर दो तो CH3COOH और NaOH बनता है। Na आयन दोनों तरफ हट जाएगा और ये एनाइन पानी से रिएक्ट करेगा और बाद में OH दिखेगा, इसलिए ये एनाइनिक हाइड्रोलिसिस एंड pH मोर देन 7 आएगी। ठीक है बच्चों, ठीक। और बेटा अगर आपने ये लिख लिया हो तो, ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया हो तो अगर यार यहीं लिख दूं, वहां आपको देखने में दिक्कत आएगी, है ना, कैमरे में इतना अच्छा आएगा नहीं, मैं यहीं लिख दूंगा। अगर दोनों ही वीक हैं, मतलब अभी तक तो एक इंटेलिजेंट और एक बेवकूफ की दोस्ती थी, यहाँ पे बाई चांस 2 गधे दोस्ती कर लें तो भैया वैसे तो 1 और 1 2 और 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन अगर 2 गधों की दोस्ती हो जाए तो ये 111 से भी ज्यादा भारी होते हैं। तो अगर दोनों वीक हैं, दोनों ही गधे हैं, तो भैया क्या होगा? बच्चों अगर दोनों ही वीक होंगे तो पहला पॉइंट, इस हाइड्रोलिसिस का नाम हो जाएगा एनाइनिक कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। इस हाइड्रोलिसिस को क्या कहेंगे? एनाइनिक कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों वीक होते हैं तो किसी एक की वजह से हाइड्रोलिसिस नहीं है, दोनों ही गधे हैं, दोनों की वजह से हाइड्रोलिसिस है, तो ये कहलाती है एनाइनिक कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो अब मैं रिजल्ट ही लिख रहा हूं, वीक एसिड और वीक बेस का जब सॉल्ट होगा तो बेटा ये फॉर्मूला KH का KW, कोई डिराइव नहीं करिए, समझ में आ ही रहा है, दोनों की वजह से। अगला फॉर्मूला जरूर इंपॉर्टेंट है, KH इज इक्वल टू H²। ध्यान दीजिए, मैं इसीलिए कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूं। यहां पे ये फॉर्मूला था CH², अब C नहीं है। मतलब अगर दोनों ही वीक हैं, दोनों ही गधे हैं, तो कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। इनकी कंसंट्रेशन का करेंगे क्या? दोनों ही गधे हैं ना, तो यहाँ कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। ये तो हुआ जनरल लॉजिक, बट केमिस्ट्री का लॉजिक भी समझिए। केमिस्ट्री का लॉजिक ये है, ये सॉल्ट है, दोनों वीक की वजह से जो सॉल्ट है वो तो आयनाइज रहेगा, क्योंकि बच्चों सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं चाहे दोनों वीक हो। तो ये सॉल्ट आयनाइज हुआ और ये 2 तरीके से बिहेव करने लगा, और ये भी 2 तरीके से बन गए। ठीक है बेटा,
मतलब एसिड बेस अलग हो गया और ये भी दोनों अलग, और अब की दोनों को 1 1 लिखना पड़ेगा, दोनों में से HH चला जाएगा, 1 माइनस H दोनों में बचेगा, HH बनेगा, ऑब्वियसली C से मल्टीप्लाई होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको क्लियर है KH का फॉर्मूला? KH के फॉर्मूले में प्रोडक्ट भी दो हैं, रिएक्टेंट भी दो हैं, ये और ये अलग अलग बिहेव करेंगे। तो ये CH इंटू CH और CH C1 माइनस H, C1 माइनस H दो बारी, सारे C कैंसिल हो जाएंगे, तो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, डिवाइड वाला नेग्लिजिबल होता है, तो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर रह गया। और हमारी फनी लैंग्वेज में जब दोनों ही वीक हैं तो कंसंट्रेशन से कुछ ना होने वाला, किसी की कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा, अगर दोनों वीक होते हैं तो कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, और KH का फॉर्मूला सिर्फ H स्क्वायर आएगा। मतलब ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं कि एक 0.1 मोलर, यही दोनों वीक का सॉल्ट है, और एक 0.01 मोलर दोनों वीक का सॉल्ट है। पूछेंगे बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसमें ज्यादा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इन जनरल डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कंसंट्रेशन इनवर्सली है, मतलब जो डाइल्यूट है उसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा है, जो कंसंट्रेटेड है उसकी हाइड्रोलिसिस कम है इन जनरल। बट यहाँ पे दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड फाइनली द लास्ट आंसर पीएच। बच्चों एक कॉमन सेंस है, यहां से देख लीजिए कि pKa ऐड होता है पीएच के फॉर्मूले में, तो pKa ऐड कर दीजिएगा, pKb सब्सट्रैक्ट होता है, पिछले वाले में लिखा था तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, और इसकी pH 7 से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा आएगी। भैया थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा क्यों? दोनों ही तो वीक हैं, अगर एसिड डोमिनेंट कर गया तो थोड़ी सी कम, बेस डोमिनेंट कर गया तो थोड़ी सी ज्यादा, तो इसीलिए पीएच इसकी स्लाइटली या नियरली टू 7 होती है, स्लाइटली अबव और बिलो 7। तो ये तीन फॉर्मूले इसके लिख लीजिए, ठीक है? KH का फॉर्मूला KW के टर्म्स में, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के टर्म्स में, और पीएच, बस ये तीन लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने तीनों कंपैरिजन में आ गए होंगे होपफुली, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कब कैसे क्वेश्चन आएंगे, अब वो कराते हैं, ठीक है? देखो बेटा, कंपटीशन लेवल में इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि फॉर्मूले बहुत नियर हैं, प्लस माइनस साइन का अंतर है, तो बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है? लेकिन 12th स्टैंडर्ड में इसके क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का मतलब 11th या 12th स्टैंडर्ड में वो क्या करेंगे, सॉल्ट का नाम देंगे और के या केबी दे देंगे, कंसंट्रेशन दे देंगे, पीएच पूछेंगे, तो वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन में आपको पुटअप करना होगा, या इस फॉर्मूले की या इस फॉर्मूले की, या जो तीसरा था दोनों माइनस उसमें, बस वो ध्यान से पुटअप करके सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा, पॉइंट, चलिए ठीक है, वेरी नाइस। लिखो बेटा 10 की पावर -3 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन, मैं बोर्ड पे लिखना हूं इसलिए मिटा रहा हूं यहां, 10 की पावर -3 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन गिव pH, ठीक है बच्चों? गिव pH 10 की पावर -3 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन गिव pH, बताइए बेटा। गुड, अरे वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, एक दो बच्चों ने बिल्कुल सही समझ लिया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं जो बच्चे लिख रहे हैं बेटा, इसका आंसर है 7। क्यों है 7? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते। सबसे पहले हमने लिखा भी यही था, इसमें जितने एच आइन होते हैं उतने ही ओ एच आइन होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपना आंसर 3 या 11 मत कहिएगा, यहाँ आंसर आएगा 6। गुड। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे बेटा, पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट विल बी, ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं 7, बी ऑप्शन है मोर देन 7, सी है लेस देन 7, और डी है मे बी इक्वल टू और मोर देन, मे बी इक्वल टू और लेस देन 7। करिए। 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट की पीएच 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा, इक्वल टू 7, मोर देन 7, लेस देन 7, और लेस देन और इक्वल टू 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं गलत देख गया। इस यहाँ इस ऑप्शन का मतलब है पीएच इधर लिखा है मोर देन 7, ये आंसर है बेटा। लेस देन 7 क्यों होगी बेटा? यहाँ आप चेक करिए ना, ये लिखा है सोडियम एसीटेट, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। अरे बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मीडियम बेसिक हो जाएगा, और यार कैसी बातें कर रहे हो, अगर मीडियम बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर देन 7। चलो पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया लिखे बेटा। पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, और ब्रैकेट में दे रखा है pKa 10 की पावर, सॉरी pKa अगर मैंने कहा है तो मुझे वैल्यू बोलनी पड़ेगी 4.74। गिव pH, गिव pH। अब आपको आंसर दिख जाएगा, गिव pH। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा? क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH का आंसर 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C लिखें। 7 प्लस pKa 4.74 दे रखा है, हाफ ऑफ 4.74 प्लस log C आपको 10 की पावर -1 दे रखा है, तो 10 की पावर -1 तो -1 यहाँ पहुंच गया, log 1 0, यानी ये 0.1 हो गया। तो 7 प्लस 2.37 लग रहा है मुझे, ठीक है, 2.37 माइनस 0.5 है ना, और 2.37 में से 0.5 घटा दीजिए तो 1.87 लग रहा है मुझे, ठीक है, 1.87, तो 8.87 लग रहा है, ये आंसर आया, इट इज मोर देन 7, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बल्कि आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में बच्चा यही नहीं समझ पाता कब बफर लगाऊं, कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाऊं, कब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लगाऊं, मिक्सचर लगाऊं। तो जरा इस पे सतर्क रहिए, फॉर्मूला कौन सा कब लगना है। हमेशा फॉर्मूला पीएच का माइनस लॉग एच आई नहीं है, लेकिन इसमें अब ये चीजें लगानी पड़ेंगी, सब में अलग अलग डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, आज शाम का बैच नहीं है, 12th का भी खत्म नहीं हुआ, आज तो नहीं है, ठीक है सर नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर।